स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मंथन में। दोस्तों आज हमारे 10th क्लास की हिस्ट्री का जो हमारा पहला चैप्टर चल रहा था उसका दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो हमारा चैप्टर चल रहा था यूरोप में राष्ट्रवाद, जिसमें हम लोगों ने इसके पिछले क्लास में देखा था राष्ट्रवाद क्या है, फ्रांसीसी क्रांति के कारण, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में और वियना सम्मेलन और मेटरनिख युग के बारे में। और उसके बाद मेटरनिख युग की घटना या वियना सम्मेलन की विजय, यानी कि जो नेपोलियन बोनापार्ट के पराजय के बाद जो मेटरनिख युग का जो आरंभ हुआ था, जो वियना सम्मेलन से शुरू हुआ था, जिस उद्देश्य के लिए ये सम्मेलन किया गया था, जिसके अंतर्गत ये फैसला लिया गया था कि नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा लाए गए लोकतंत्र या लाए गए शासन व्यवस्था में परिवर्तन को बदल करके फिर से राजशाही व्यवस्था को थोप देना था, यानी कि फिर से उसे लागू कर देना था। इसके अंतर्गत हम लोगों ने इटली का विभाजन देखा, जर्मनी का विभाजन देखा और फ्रांस में जो बदलाव किए थे उन सब के बारे में हम लोगों ने जाना। तो इटली का विभाजन यानी कि उसको टुकड़ों टुकड़ों में बांट करके अन्य अन्य राज्यों के अंतर्गत उसको क्या कर दिया गया, भेंट दे दिया गया था या मिला दिया गया था। ठीक है, जर्मनी को 39 रियासतों में तोड़ दिया गया था और फ्रांस में क्या किया था, बुर्बो वंश का पुनर्स्थापना किया गया था, यानी कि फिर से उसे क्या किया था, स्थापित किया गया था और लुई 18वां को क्या किया गया था, वहाँ का राजा बनाया गया था। ठीक है, तो अब ये लुई 18वां कौन था, आज के क्लास में हम यहाँ से आगे करेंगे और लुई 18वां के बारे में जानेंगे और फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि लुई 18वां कौन था। ठीक है, लुई 18वां जनता तथा फ्रांस की बदली परिस्थितियों को समझा और फ्रांसीसी जनता पर पुरातन व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया। यानी कि जो लुई 18वां था, जो बुर्बो वंश का जो पुनर्स्थापना करने के बाद जो राजा बना था, वो कैसा था, वो जनता और फ्रांस, यानी कि जैसे ही नेपोलियन का जैसे ही अंत हुआ तो एक अच्छा शासक का पराजय हो चुका था और मेटरनिख जैसे क्रूर शासक का क्या गया था, वहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से अधिकार हो गया था। ठीक है, जिस कारण से जनता की स्थिति में बदलाव आ गया, यानी कि पहले जो लोकतंत्र टाइप का जो भी वहाँ पे छूट दिया गया था उन सबको छीन करके क्या गया था, राजतंत्र में वहाँ पर थोप दिया गया था। और जैसे ही जनता की स्थिति बदलेगा उस प्रकार देश का ही स्थिति बदल जाएगा। ठीक है, अगर आप गरीब होइएगा तो देश भी गरीब होगा, अगर आप अमीर होइएगा तो देश भी क्या होगा, अच्छे स्तर पर परफॉर्मेंस करेगा। तो ठीक उसी प्रकार से जनता के जैसे ही जनता और फ्रांस की क्या हो गया, स्थिति बदल गया। किस कारण से बदला, क्योंकि नेपोलियन युग का अंत हुआ था और मेटरनिख युग की शुरुआत हुआ था। ठीक है, जिस कारण से लुई 18वां इन परिस्थितियों को समझा और फ्रांसीसी जनता पर पुरातन व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया। यानी कि जो लुई 18वां था वो एक अच्छा शासक बनने लगा। ठीक है, और नेपोलियन की तरह ही क्या करने लगा, वो थोड़ा सा मेटरनिख के बातों को नेग्लेक्ट करके, यानी कि टालते हुए पुरातन व्यवस्था यानी कि राजशाही व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया, नहीं तो जान रहा था कि फिर से यहाँ पे आंदोलन हो जाएगा। ठीक है, उसने प्रतिक्रियावादी तथा सुधारवादी शक्तियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। इसी उद्देश्य से 2 जून 1814 को सम्राट की ओर से संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किए गए, जो 1848 ईस्वी तक फ्रांस में चलते रहे। यानी कि ये कह रहा है कि प्रतिक्रियावादी का मतलब होता है कि तुरंत किसी भी बात पे प्रतिक्रिया देने वाले जो लोग होते हैं, जिनकी मानसिकता होती है कि जैसे ही सरकार कोई कदम उठाया और उस पर तुरंत प्रतिक्रिया दे दे कि नहीं ये सही नहीं है, ये गलत है, या उस प्रकार से जो प्रतिक्रियावादी लोग थे उनमें और सुधारवादी शक्तियों के बीच जो सुधार करने में जो सक्षम शक्तियाँ थी उनके बीच क्या गया था, सामंजस्य का मतलब होता है कि एक दोस्ती स्थापित करने का प्रयास किया। ठीक है, यानी कि प्रतिक्रियावादी का मतलब हो गया कि ये जनता को दर्शा रहा है और सुधारवादी का मतलब बता रहा है कि जो मेटरनिख का जो शक्ति था उसको बता रहा है। ठीक है, यानी कि जो प्रतिक्रियावादी जो जनता है लोकतंत्र चाहती थी और सुधारवादी का मतलब क्या है, जो नेपोलियन द्वारा किए गए व्यवस्था को सुधार करने का प्रयास कर रहा था। ठीक है, उनके बीच क्या किया, सामंजस्य स्थापित करने के लिए जो लुई 18वां है वो क्या किया था, 2 जून 1814 को संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया था। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रांस में सम्राट की ओर से या लुई 18वां की ओर से संवैधानिक घोषणा पत्र कब जारी किया गया था, तो 2 जून 1814 को। ठीक है,
इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किए गए जो 1848 ईस्वी तक चलते रहे। और जो जैसे हमारे भी देश का संविधान है, जो जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ उस टाइम से जो हम संविधान को फॉलो करते आ रहे हैं, तो अभी तक हम किसको फॉलो कर रहे हैं? संविधान को। उसी प्रकार वहाँ पर भी क्या किया, संविधान न बना करके संविधान टाइप का एक घोषणा पत्र जारी किया गया और उसमें नियम बनाए गए कि जनता पे ये नियम लागू होते हैं, ठीक है, जो कि 1848 ईस्वी तक चलते रहे। आपका ये भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि सम्राट की ओर से जो घोषणा पत्र जो जारी किए गए थे वो कब तक चला? तो 1848 तक चला, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो आप लोगों ने अभी तक लुई 18वां के बारे में जान लिया कि वे एक अच्छा शासक थे, ठीक है। और जो फ्रांस तथा जनता की जो बदली व्यवस्था थी उनको समझ करके वो क्या किया, उस पर पुरातन व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया, जिस कारण से सुधारवादी और प्रतिक्रियावादी यानी कि जनता और जो मेटरनिक जैसे शक्तियों, जैसे ऑस्ट्रिया जैसे शक्तियों के बीच दोस्ती स्थापित करने के लिए, यानी कि दोनों तरफ का मतलब क्रांति न हो या लड़ाई न हो, उस टाइप से क्या हुआ था, एक गठबंधन करने के लिए उसने क्या किया था, 2 जून 1814 को एक संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया जो 1848 ईस्वी तक चलता रहा, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जुलाई 1830 की क्रांति। अब ये क्या आ गया, अब ये नया टॉपिक आ गया एक, जुलाई 1830 की क्रांति। तो आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि जुलाई 1830 की क्रांति क्या है। तो ये जो हमारा था जुलाई 1830 की क्रांति, तो सबसे पहले हम उसके कारण को जानते हैं कि जुलाई 1830 की क्रांति क्यों हुआ। क्रांति तो हुआ, कब हुआ? जुलाई 1830 में हुआ था, ठीक है। 1830 के जुलाई महीने में जो क्रांति हुआ था उसी को क्या नाम दे दिया गया, क्या हो गया? जुलाई 1830 की क्रांति। तो सबसे पहले हम इसके कारण को जान लेते हैं कि कारण क्या था, ठीक है। चार्ल्स 10 एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था, ठीक है। उसके बाद जैसे ही जो आया लुई 18वां के बाद कौन आया था शासक? चार्ल्स 10 आया, ठीक है। कौन सा आया? चार्ल्स 10 आया, जो कि एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। प्रतिक्रियावादी का मतलब हो जाता है कि जनता के जो खिलाफ था। निरंकुश का मतलब क्या है कि जिस राजा पे कोई अंकुश ना हो, केवल अपने मन का करे, ठीक है। और प्रतिक्रियावादी के मतलब जनता के कोई भी मूवमेंट दे करके उस पर तुरंत एक्शन ले, यानी कि अगर जनता अगर कोई भी कदम उठाती है कि यानी कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई टैक्स नहीं दे रहा है तो उस पर तुरंत प्रतिक्रियावादी, यानी कि जनता के हर एक कदम पे तुरंत प्रतिक्रिया देने वाले शासक को प्रतिक्रियावादी शासक कहते हैं। तो चार्ल्स 10 वो एक ऐसा ही था जिसने फ्रांस में उभर रहे राष्ट्रीयता तथा जनतंत्र भावनाओं को दबाने का कार्य किया। अभी देखिए जो हमारा जो नेपोलियन था, ठीक है, नेपोलियन ने क्या किया, कई जगह राज किया और लोकतंत्र जैसे व्यवस्था को लागू किया, ठीक है। तो जनता जान चुकी थी कि लोकतंत्र में हमें इतने छूट दिए जाते हैं, परंतु राजतंत्र में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो चार्ल्स 10 क्या था, वही जो चार्ल्स 10 था, जैसे कि जो नेपोलियन बोनापार्ट जो किया, उससे क्या हुआ, देश प्रेम की भावना लोगों में जागने लगी कि नहीं, हम पहले ही एक अच्छे देश में थे और हम अपने देश को फिर से वैसा बनाएंगे। तो वो क्या होता, उनके माइंड में, उनके मन में क्या होता, राष्ट्रीयता तथा जनतंत्रवादी यानी कि लोकतंत्र की भावनाओं को क्या हो रहे थे, उभर रहे थे, जिसको दबाने का वो कार्य करने लगा, ठीक है। उसने अपने शासनकाल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई गतिरोध उत्पन्न किए, यानी कि जो चार्ल्स लुई 18वां जो संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया था उसमें गतिरोध उत्पन्न करने लगा, ठीक है। जहाँ पे जैसे कि वहाँ पे क्या किया गया था, दोस्ती करने के लिए कुछ सुधारवादी शक्तियों की तरफ यानी कि मेटरनी की तरफ से कुछ कानून को रद्द किए गए थे और कुछ मांग को, जनता की मांग को भी क्या किया था, दबा दिया गया था और दोनों के बीच में एक सरल सा रास्ता बना दिया गया था कि ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो। परंतु जो जनता के हित का बात है जो संवैधानिक घोषणा पत्र में, उसको क्या करने लगा चार्ल्स 10, उसको हटाने लगा, ठीक है। और जनता पे नए नए कर और टैक्स क्या करने लगा, लादने लगा, ठीक है, या लागू करने लगा। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि वो अपने शासनकाल में क्या हुआ, संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई गतिरोध उत्पन्न करने लगे, यानी कि जनता के खिलाफ में वो कई सारे कदम उठाने लगा, ठीक है। उसने पोलिगनी को प्रधानमंत्री बनाया, ठीक है। यह आपका ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि चार्ल्स 10 ने किसको प्रधानमंत्री बनाया था, तो पोलिगनी को। किसने बनाया था? पोलिगनी को बना दिया, ठीक है, जो कि उसी के जैसा एक शासक था। क्या था? उसी के जैसा एक शासक था और वह उसी के रास्ते पे चलता था, ठीक है। पोलिगनी ने हाल ही के लुई 18वां द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना की। अभिजात वर्ग का मतलब आपको पीछे भी समझा दी है कि अभिजात वर्ग का मतलब है कि वह धनी या संपन्न जाति यानी कि वर्ग, यानी कि जैसे सबसे अपर क्लास मतलब उच्च वर्गीय, हम लोग किस में आते हैं, मिडिल क्लास,
ठीक है, वो क्या होता है अपर क्लास या हाई क्लास का जो था उसका क्या हुआ, उसका स्थापना करने लगा। यानी कि जो जो जितना अमीर था वो उतना अमीर होने लगा, और जो जितना गरीब था उतना गरीब होने वाला वो क्या करने लगा, वो व्यवस्था थोपने लगा। ठीक है, क्या किया था, संवैधानिक जो संवैधानिक घोषणा पत्र था वो क्या था, नागरिक संहिता के स्थान पर क्या करने लगा, शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना स्थापना करने लगा। ठीक है, उसके बाद उसे विशेष अधिकारों से विभूषित करने का प्रयास किया। यानी कि जो अभिजात वर्ग था, मतलब जो अपर क्लास का था, जो सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देती थी, उसको क्या करने लगा, उसको कई सारे छूट देने लगा। ठीक है, और जनता पर टैक्स बढ़ाने लगा। ठीक है, इसके उसके इस कदम से जनता तथा उनके प्रतिनिधि सदन में पॉलीगनी के विरुद्ध में गहरा असंतोष प्रकट करने लगे। यानी कि जो संवैधानिक घोषणा पत्र था, जो समान नागरिक संहिता था, तो सदन में क्या होते थे, जनता भी बैठता था, एक जिसमें मान लीजिए कि 3 पार्ट रहता था, तो यहाँ पे एक राजा बैठा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे अपर क्लास, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे अपर क्लास, ठीक है, सबसे ऊपर में, यानी कि राजा के साइड में अपर क्लास, फिर उसके बाद मिडिल क्लास या लोअर क्लास, इस टाइप से बैठा जाता था। ठीक है, तो वो क्या करने लगा कि जो जनता द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि थे, वो सदन में क्या करने लगे, पॉलीगनी के विरुद्ध में गहरा असंतोष प्रकट करने लगे, कि क्योंकि वो क्या कर रहा था, जनता के विरुद्ध में जितने भी नियम कानून हो सकते थे उसको ला रहा था। ठीक है, इस असंतोष के विरुद्ध में चार्ल्स दस ने जुलाई 1830 को अपनी 4 सहयोगी देश द्वारा जनता के विद्रोह को दबाने का प्रयास किया। अभी आप याद कीजिए, जो अपने 4 सहयोगी देश था, कौन कौन चार सहयोगी देश है, कमेंट में इसको बताइएगा। ठीक है, कि कौन कौन 4 सहयोगी देश थे। हम आपको 2 का नाम बता देते हैं, आप 2 का, अच्छा हम आपको हिंट दे देते हैं कि वो 4 सहयोगी देश कहाँ से आए थे। तो वो वियना सम्मेलन में आए थे। तो वियना सम्मेलन में कौन कौन 4 सहयोगी देश थे, उनके आपको नाम कमेंट में बताना है। ठीक है, उसके द्वारा उन चारों देशों के द्वारा क्या करने लगा, जनता के विद्रोह को दबाने का प्रयास करने लगे। यानी कि बाहर से सेना मंगा करके, जैसे में मान लीजिए कि अगर इंडिया में अगर कुछ हो जाए, तो चाइना, अमेरिका या रूस से हम सेना बुला करके अपने जनता को क्या करने लगे, मारने पीटने लगे। तो उस टाइप से वहाँ पे करने लगा। ठीक है, विद्रोह को क्या करने लगा, जनता के विद्रोह को क्या करने लगा, दबाने का प्रयास करने लगा। ठीक है, जैसे ही 4 देशों ने फ्रांस के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप किया, ठीक है, जैसे कि वो 4 देश था, जैसे फ्रांस का चार देश था, आपको बता दी ना, जो वियना सम्मेलन में जो मेटरनी की अध्यक्षता में जो 4 देश आए थे, तो उसमें खुद एक ऑस्ट्रिया था, प्रसा था, और कौन था वो, इंग्लैंड था और रूस था। ठीक है, इन सभी चारों देशों ने क्या किया, जैसे ही हस्तक्षेप किया, तो वहाँ की जनता क्या हो गई, आग बबूला हो गई। ठीक है, और बोला कि वो हमारे घर के मामले में, हमारे आंतरिक मामले में क्यों हस्तक्षेप कर रहा है। ठीक है, जिस कारण से फ्रांस की जनता ने 28 जुलाई 1830 को गृह युद्ध आरंभ कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, गृह युद्ध आरंभ। गृह युद्ध का मतलब होता है कि अपने राजा के खिलाफ युद्ध। गृह का मतलब क्या होता है, घर, और युद्ध का मतलब है युद्ध, यानी कि घर में युद्ध। तो घर में किसके खिलाफ करेंगे, जैसे अगर हम अपने घर की बात करें, तो हम अपने घर में किसके खिलाफ लड़ेंगे, अपने पापा या मम्मी के। तो उसी प्रकार जो घर होता है, यानी कि घर यहाँ कहने का मतलब है कि देश युद्ध, यानी कि देश के अंदर जो युद्ध हुआ वो किसके खिलाफ होने लगा, चार्ल्स दस और पॉलीगनी जो प्रधानमंत्री था उसके खिलाफ में क्या होने लगा, युद्ध आरंभ हो गया। ठीक है, कब, 28 जुलाई 1830 को गृह युद्ध आरंभ हो गया, और इसी को ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। ठीक है, परिणाम स्वरूप, यानी कि जैसे ही ये युद्ध हुआ, तो उसके परिणाम स्वरूप चार्ल्स दस की गद्दी त्याग कर इंग्लैंड भाग गया। जैसे ही ये युद्ध आरंभ हुआ, तो जनता इतना एग्रेसिव हो गई कि चार्ल्स दस को गद्दी छोड़कर इंग्लैंड भागना पड़ा। ठीक है, इस प्रकार फ्रांस में बूर्बो वंश के शासन का अंत हो गया। यानी कि जो बचा हुआ था चार्ल्स दस, पहले कौन आया था, लुई 16वां, फिर उसके बाद लुई 18वां, उसके बाद कौन आ गया, चार्ल्स दस, जो था इसको भागना पड़ा, देश छोड़ करके इसको भागना पड़ा, और बूर्बो वंश के शासन का क्या हो गया, अंत हो गया। ठीक है, इस क्रांति के बाद बूर्बो वंश के स्थान पर आर्लिय वंश को गद्दी सौंप दी गई। किसको दे दिया गया था, आर्लियंस वंश को सौंप दिया गया। ठीक है, इस वंश के शासक लुई फिलिप को उदारवादी पत्रकारों तथा पेरिस की जनता ने अपना समर्थन से राजा बना दिया। यानी कि जो आर्लिय वंश का जो शासक था लुई फिलिप, कौन था, लुई फिलिप था, उसको जनता पसंद करती थी, क्योंकि वो क्रांति में क्या कर लिया था, अच्छे तरीके से भाग लिया था। तो जिस कारण से उसके क्या कर दिया गया, उदारवादी, यानी कि जो जनता के प्रति उदार विचार रखते हैं, वो पत्रकार तथा पेरिस की जनता
क्या करने लगा, अपना समर्थन दिया, ठीक है। पेरिस यानी कि फ्रांस की राजधानी पेरिस, वहाँ की जनता क्या करने लगा, उसको समर्थन से राजा बना दिया, ठीक है। तो चलिए इसको हम अपने एक शॉर्ट में इसको हम जान लेते हैं कि फ्रांस 1800 जुलाई 1830 की क्रांति क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले लुई 18वां आया, फ्रांस का राजा, ठीक है। और जैसे ही वो मरा उसके बाद कौन आया, चार्ल्स 10 आया, ठीक है। चार्ल्स 10 आया, उसका बेटा क्या आया, चार्ल्स 10 आया, ठीक है। और वो कैसा था, एक निरंकुश प्रतिक्रियावादी शासक था, जो फ्रांस में जनता के मन में जो राष्ट्रीयता की भावना जो जाग रही थी उसको दबा करके राजतंत्र को थोपने का प्रयास किया, ठीक है। अगर उतना से उसको मन नहीं भरा तो क्या किया, पोलिगनी को क्या किया, वो एक प्रधानमंत्री बना दिया, क्या किया, वहाँ का प्रधानमंत्री बना दिया, जो एक उसी की तरह एक क्या था, व्यक्ति था, ठीक है। पोलिगनी ने लुई 18वां यानी कि चार्ल्स 10 के पिता द्वारा लागू किए गए समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग यानी कि वहाँ के जो जो अपर क्लास के लोग थे उनको क्या किया, उनको उनको कई अधिकार दे करके जनता से कई सारे लाभकारी जो क्या था, नीति था, उसको क्या किया, छीन लिया, ठीक है। जो कानून था उनके पास छीन लिया और अपर क्लास को ही केवल खुश करने में रह गया, ठीक है। और फिर इसके बाद जब जनता ने पोलिगनी का विरोध किया तो वो क्या किया, अपने 4 सहयोगी देशों के साथ मिलकर के जनता के क्या हुआ, जनता के आंदोलन को दबाने का प्रयास किया, जिस कारण से 25 जुलाई 1830 को जिस कारण से फ्रांस की जनता ने 28 जुलाई 1830 को पोलिगनी और चार्ल्स 10 अपने यानी कि अपने राजा के खिलाफ क्या कर दिया, गृह युद्ध आरम्भ कर दिया, ठीक है। गृह युद्ध आरंभ कर दिया और जिस कारण से क्या किया गया, जिस कारण से चार्ल्स 10 गद्दी त्याग करके इंग्लैंड भाग गया और इस प्रकार फ्रांस में बुर्बो वंश के शासन का अंत हो गया। क्योंकि पहले कौन आया था, लुई 16वां, फिर उसके बाद लुई 18वां, फिर उसके बाद चार्ल्स 10, जो कि ये लास्ट था, इसको भागना पड़ गया, ठीक है। इसके बाद जैसे ही बुर्बो वंश का अंत हुआ तो उसके स्थान पर आर्लियंस वंश, कौन था, आर्लियंस वंश के लुई फिलिप था, वो क्या हुआ, वहाँ का राजा बन गया, क्या हुआ, राजा बन गया। और वो कैसे बना, तो वो क्रांति में क्या किया था, भाग लिया था, ठीक है। और उदारवादी एवं पत्रकारों तथा पेरिस की जनता, फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस है, तो वहाँ की जनता को अपने पक्ष में कर करके वहाँ का राजा बन गया, ठीक है। तो ये था हमारा जुलाई 1830 की क्रांति का एक शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। और अब हम लोग इसके प्रभाव के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, कि इसका प्रभाव क्या हुआ। तो जैसे ही जुलाई 1830 की क्रांति हुई, ठीक है, तो चार्ल्स 10 को वहाँ से भागना पड़ा, ठीक है। चार्ल्स 10 को भागना पड़ा और लुई फिलिप के हाथ में सत्ता आ गया, जो कि जनता के सपोर्ट में था, ठीक है। जिस कारण से कट्टर राज सत्तावादी प्रभाव कम हुआ, यानी कि अब तो राज सत्ता का मतलब कोई सपोर्ट करने वाला था ही नहीं। लुई फिलिप तो जनता के सपोर्ट से बना था, ठीक है। और ये जनता के खिलाफ नहीं जा सकता था, ठीक है। जिस कारण से कट्टर राज सत्तावादियों का प्रभाव कम हुआ। फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत लागू हुई, यानी कि जो फ्रांसीसी क्रांति से जो नियम, जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति हुआ था उसके बाद कौन आया था, नेपोलियन आया था। तो नेपोलियन ने जो नियम लागू किए थे जनता के हित के लिए उसको फिर से लागू कर दिया गया, ठीक है। वियना कांग्रेस का प्रभाव खत्म हुआ। वियना कांग्रेस का मतलब होता है कि एक जैसे कि एक सम्मेलन, ठीक है। सम्मेलन के अंतर्गत एक विचार को जो अपनाया जाता है उसी को कांग्रेस बोला जाता है। तो ठीक है, तो वियना कांग्रेस को आप वियना सम्मेलन के नाम से आप समझ सकते हैं, ठीक है। वियना सम्मेलन का क्या हुआ, प्रभाव खत्म हो गया, यानी कि अब उसके अधीन में रहने वाला कोई राजा नहीं था। उसके अधीन में कौन था, लुई 18वां को राजा बनाया था। तो चार्ल्स 10 उसका, जैसे अगर आपको कोई फ़ायदा दे रहा है तो आप उसके अंडर में रहिएगा। अगर मान लीजिए कि अगर जनता अगर आपको राजा बनाती है तो आप किससे डरिएगा, जनता से। ठीक उसी प्रकार लुई 18वां को राजा कौन बनाया था, मेटरनिक बनाया था वियना सम्मेलन के अंतर्गत। तो उस प्रकार लुई 18वां का बेटा चार्ल्स 10 था, तो वो उसके अंडर में चलेगा, परंतु वो भी मर गया। तो अब तो आर्लियंस वंश का शासन आ गया था। तो अब तो बुर्बो वंश का कोई था ही नहीं जो मेटरनिक के बात में चले, जिस कारण से वियना कांग्रेस का प्रभाव खत्म हो गया। यूरोप के अन्य देश में राष्ट्रीयता की भावना जागी, यानी कि सभी और देशों में क्या होने लगी कि ये भावना जगने लगी कि अगर अपने देश को अगर अच्छे मुकाम पर अगर ले जाना चाहते हैं तो हमें राजतंत्र को हटा करके लोकतंत्र लाना होगा, जिससे हम अपने देश के हित के बारे में सोच सकते हैं। तो क्या हुआ, वही राष्ट्रीयता की भावना जगने लगी। अन्य यूरोपीय राज्य में राजनीति एकीकरण, संवैधानिक सुधार एवं राष्ट्रवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ, यानी कि अन्य यूरोपीय राज्य में, ठीक है, यानी कि अन्य यूरोप के देशों में क्या होने लगा,
राजनीति एकीकरण मतलब राजनीति से जनता को अपने पक्ष में करके मतलब एक राजा एक प्रतिनिधि बनने का एक होड़ लग गया। ठीक है, संवैधानिक सुधार होने लगा और राष्ट्रवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त होने लगा। ठीक है, ये तो हम लोग जान लिया जुलाई 1830 की क्रांति। ठीक है, ये कब हुआ था, इसका हम डेट अगर याद करें तो सबसे पहले हुआ कि ये बना, सबसे पहले कौन आया, लुई 18वां के बाद चार्ल्स 10 आया। ठीक है, इसने प्रधानमंत्री किसको बनाया, पोलिगनी को बनाया। किसको बनाया, पोलिगनी को बनाया। ठीक है, और ये 25 जुलाई 1830 को ये अपने 4 सहयोगी देशों से जनता के आंदोलन को दबाने का प्रयास किया, किंतु 28 जुलाई 1830 को गृह युद्ध आरंभ हो गया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि जुलाई 1830 की क्रांति कब से शुरू हुआ था, 28 जुलाई से शुरू हुआ था। कब से शुरू हुआ था, 28 जुलाई से हुआ था। और किसके खिलाफ हुआ था, तो चार्ल्स 10 और पोलिगनी के खिलाफ में। ठीक है, पोलिगनी वहाँ का प्रधानमंत्री था और चार्ल्स 10 वहाँ का राजा था। ठीक है, और जैसे ही जुलाई 1830 की क्रांति हुई तो वहाँ का राजा कौन बना, लुई फिलिप बना, जो किस वंश का था, आर्लियस वंश का था। और जुलाई 1830 की क्रांति के बाद किस वंश का अंत हो गया, तो बुर्बो वंश का अंत हो गया। ठीक है, ये था हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो हम आपको बता दिए। अब हम लोग जानते हैं कि 1848 की क्रांति क्या है। सबसे पहले हम चलते हैं फ्लैशबैक में। ठीक है, और जानते हैं कि फ्रांस की शासन व्यवस्था में राजा कौन कौन है। तो सबसे पहले है लुई 16। हम लोग लुई 16 से पढ़ना स्टार्ट किए, तो पहले है लुई 16। लुई 16 के समय में फ्रांसीसी क्रांति हुई और फ्रांसीसी क्रांति के बाद नेपोलियन बोनापार्ट आया। नेपोलियन बोनापार्ट के हार के पश्चात मेटरनी के नेतृत्व में लुई 18वां यानी कि बुर्बो वंश का पुनर्स्थापना करके लुई 18वां को राजा बनाया गया। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ही लुई 18वां की मृत्यु हुई या किसी कारणवश वो हटा, तो उसके बाद चार्ल्स 10 आया। ठीक है, कौन आया, चार्ल्स 10। और वहाँ किसको प्रधानमंत्री बनाया, पोलिगनी को प्रधानमंत्री बनाया। ठीक है, और जैसे उसके खिलाफ आंदोलन हुआ 28 जुलाई 1830 को, उसके खिलाफ क्रांति हुआ। ठीक है, जुलाई 1830 की क्रांति हुआ, तो जैसे उसकी हार हुई तो आर्लियस वंश के लुई फिलिप को राजा बना दिया गया। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब जिस टाइम जो राजा रहता है उसके खिलाफ क्रांति होता है, तो अभी राजा कौन है, 1830 में कौन बना है, लुई फिलिप बना है। तो अभी उसका राजा कौन होगा, लुई फिलिप होगा। तो किसके खिलाफ होगा, लुई फिलिप के खिलाफ ही क्या होगा, क्रांति होगा। तो जुलाई 1830 की क्रांति किसके खिलाफ हुआ, लुई फिलिप के खिलाफ हुआ। ठीक है, तो अब इसको हम डिटेल्स में जान लेते हैं कि क्या है 1848 की क्रांति। ठीक है, तो लुई फिलिप जो था वो एक अच्छा शासक था, जनता के सपोर्ट से बना था, इसलिए वो क्या था, जनता की बातों को मानता था। परंतु क्या थे, उसकी क्या थी, इच्छाएं बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, इच्छाएं बहुत ज़्यादा थी, मतलब वो जनता के पैसे पे शौक बहुत ज़्यादा, ऐश बहुत ज़्यादा करता था। ठीक है, जैसे मैं नई नई गाड़ी ले लिया, रोज़ भोज कर रहा है, खूब खा रहा है, खूब पी रहा है, टैक्स ले रहा है जनता से, परंतु जनता पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, वो केवल अपने काम में लगा हुआ है। ठीक है, क्या होता है, महत्वाकांक्षी शासक था। महत्वाकांक्षी का मतलब आपको समझा दिए कि जिसकी बहुत इच्छाएं हैं। ठीक है, जैसे अगर आप कहीं का राजा बना दिया जाए तो आप क्या सोचेगा, अरे भैया सबसे पहले एक आईफोन ले लिया जाएगा, जियो का टावर लगा लिया जाएगा, नहीं तो वाईफाई लगा लिया जाएगा। ठीक है, और उसमें दिन रात गेम खेलते रहेंगे। ठीक है, एक रोल्स रॉय खरीद लेंगे, BMW, ऑडी, जितना भी महंगा कार है, लैम्बोर्गिनी, वो सब खरीद लेंगे। तो ये सब क्या है, वो सब आपकी इच्छाएं हैं। तो ये क्या हो रहे हैं, महत्व से ज़्यादा इच्छाएं हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या हो, महत्वाकांक्षाएं हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या था, महत्वाकांक्षी शासक था। ठीक है, और विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए सन 1840 में क्या हुआ, गीजो को प्रधानमंत्री बना दिया। अब स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन क्या है, स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति, ये क्या है, जैसे ही लुई फिलिप जो राजा बना था तो उस टाइम क्या किया था, स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का मतलब क्या हुआ था, ये एक इस प्रकार की एक नीति बनाया गया था जिसमें केवल मध्यवर्गीय लोगों पर ज़्यादा ध्यान देना था। ठीक है, तो उसको नेगलेक्ट करके, मतलब उसको नज़रअंदाज करते हुए 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री बना दिया। किसको, गीजो, देख रहे हैं नाम कैसा है, गीजो। तो गीजो को क्या कर दिया गया, प्रधानमंत्री बना दिया। ठीक है, जो कि किसके जैसा था, पुराने शासक के जैसे था, चार्ल्स 10 और पोलिगनी की तरह कट्टर था एकदम, जो जनता का वैल्यू नहीं देता था। ठीक है, और गीजो क्या करने लगा, गीजो किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों का विरोध करता था। मतलब वो चाहता था कि जनता के हित में कोई भी काम न हो, केवल और केवल अमीर लोगों पर और राजा पर ध्यान दिया जाए। ठीक है, इन दोनों के शासनकाल में भूखमरी एवं बेरोजगारी व्याप्त हो गया। जैसे ही ये अमीरों पर ध्यान देने लगा
तो गरीब क्या होगा भैया, अब गरीब को कोई पूछ रहा है? अब ये बेरोजगारी आ गया, भूखमरी पकड़ लिया, अब गरीब को कोई पूछ ही नहीं रहा है, तो क्या हो गया, भूखमरी एवं बेरोजगारी आ गया, जिस कारण से जनता क्या हो गई, बौखला गई। और क्या हो गया, भूखमरी धर लिया था। तो क्या किया गया, वहाँ का एक एक सुधारवादी शासक थे, थियर्स। कौन थे? थियर्स। तो थियर्स ने क्या किया, सुधारवादी और थियर्स मिल करके क्या करने लगे, एक प्लान बनाया और एक भोज का आयोजन किया। क्या किया, एक भोज का आयोजन किया और जितना भी जनता था ना, सबको खाना खिलाया। पहले क्या किया, खाना खिलाया और सबके हाथ में लाठी धरा दिया कि आज ये लुई फिलिप के जिंदा नहीं छोड़ना है, ये हम लोग को भूखमरी धरा दिया है, हम लोग को मुंगा देगा ये। ठीक है, तो क्या कर दिया, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे ही ये बेरोजगारी और भूखमरी पकड़ा, उसके खिलाफ जनता आक्रोशित हो गई और सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1948 को, कब, 22 फरवरी 1948 को, डेट याद रखिएगा, 22 फरवरी 1948 को क्या किया, पेरिस, यानी कि फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस, पहले ही बता दी है, इसको याद रखिएगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस में थियर्स में के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। क्या किया, एक विशाल भोज का आयोजन किया और जगह क्या कर दिया गया, और उसके सबको भोज खिला करके, पहले क्या था बताया गया ना, भूखमरी पकड़ लिया था तो जनता भूखे थी, सबको पहले भरपेट खाना खिलाया गया। ठीक है, और सबके हाथ में क्या कर दिया गया, लाठी दे दिया गया और कहा कि आज ही लुई फिलिप को नहीं छोड़ना है और गीजों को गीज गीज के मारना है। ठीक है, और सबको भोज खिला दिया और लाठी दे करके जगह जगह क्या कर दिया, चक्का जाम करा दिया। ठीक है, और इतना ज़्यादा हंगामा किया, इतना ज़्यादा हंगामा किया कि लुई फिलिप गद्दी छोड़ने पर क्या हो गया, मजबूर हो गया। ठीक है, और 14 फरवरी को, कब, 2 दिन बाद, देख रहे हो कब किया था, 22 फरवरी को भोज किया था। कब, 22 फरवरी को भोज किया था। देखिए यहाँ पे 22 फरवरी को भोज किया गया था और यहाँ पे 24 फरवरी को क्या किया गया, भाग गया वो, गद्दी छोड़ करके इंग्लैंड भाग गया। तत्पश्चात फ्रांस की नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा कर दी। जो वहाँ का जो नेशनल असेंबली था, जैसे कि नेशनल असेंबली का मतलब क्या होता है, संसद। क्या होता है, संसद, जिसमें कानून बनाया जाता है, जनता पे कैसे शासन किया जाए, जनता के हित में क्या क्या नियम कानून आ जाए, इन सब का बात विचार कहाँ होता है, नेशनल असेंबली यानी कि संसद में होता है। ठीक है, तो वहाँ का क्या कर दिया, संसद ने गणतंत्र घोषित कर दिया, यानी कि अब लोकतंत्र का घोषित कर दिया और 21 वर्ष से ऊपर के सभी पुरुष को, महिलाएं नहीं, किसको, केवल और केवल पुरुष को क्या कर दिया, मताधिकार का यानी कि वोट देने का अधिकार दे दिया। ठीक है, और काम की गारंटी दिया, काम की गारंटी दिया, क्या होगा, काम की गारंटी दिया। अब ये तो था कि गणतंत्र हो गया। ठीक है, देखिए जो संसद था, जो नेशनल असेंबली था, उसमें कोई एक आदमी नहीं बोला कि हाँ अब हमारा देश आज़ाद हो गया है, अब यहाँ पे लोकतंत्र है, यहाँ पे जनता का शासन चलेगा। वहाँ पे कई सारे नेता थे, तो उन सब ने मिलकर बोला। अब बात यह है कि अभी राजा कौन बनेगा, तो उस टाइम ना 2 बड़े नेता थे। कौन थे, 2 बड़े नेता थे। गणतंत्रवादियों के नेता थे लामार्टिन और सुधारवादियों के नेता थे लुई ब्ला। दो नेता थे। ठीक है, लामार्टिन और लुई ब्ला। अब इन दोनों आपस में लड़ने लगे कि भैया हम राजा बनेंगे, हम राजा बनेंगे। तो कहावत है ना हमारे बिहार में कि 2 कुत्ता लड़ा तो रोटी कौन खा गई, बिल्ली खा गई। तो हुआ ऐसा ही, जैसे ही लामार्टिन और लुई ब्ला लड़ने लगे, लुई नेपोलियन राजा बन गया। कौन बन गया, लुई नेपोलियन राजा बन गया। ठीक है, क्या बन गया, राजा बन गया। तो ये था हमारा जुलाई 1848 की क्रांति, सॉरी 1848 की क्रांति, जुलाई 1848 नहीं, जुलाई पढ़ाते जुलाई आ गया, 1848 है, केवल 1848 की क्रांति। चलिए हम शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं कि ये क्या है, जुलाई सॉरी 1848 की फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, लुई फिलिप एक राजा बना, चार्ल्स 10 और पोलकनी को हटाने के बाद फिर लुई फिलिप एक राजा बना। ठीक है, जो कि एक महत्वाकांक्षी था और उसने विरोधियों को खुश करते हुए गीजो को 1840 में प्रधानमंत्री बना दिया। ठीक है, प्रधानमंत्री बना दिया और वो जनता पे अत्याचार करने लगा, जिस कारण से जनता ने 22 फरवरी 1948 को एक भोज खा करके इसको लुई फिलिप के खिलाफ और गीजो के खिलाफ क्या हुआ, लाठी लेकर के तैयार हो गया और आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है, और 24 फरवरी उसके 2 दिन बाद 24 फरवरी 1948 को क्या हुआ, लुई फिलिप गद्दी त्याग करके भाग गया। ठीक है, जिस कारण से नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष के ऊपर के सभी वयस्क यानी कि पुरुषों को क्या कर दिया गया, मताधिकार और काम की गारंटी दिया। ठीक है, और लुई गणतंत्र नेता लामार्टिन और
लुई ब्लो आपस में लड़ने लगे, जिस कारण से लुई नेपोलियन फ्रांस का राजा बन गया। ठीक है, हम लोग जान लेते हैं कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा। ठीक है, देखिए इसका प्रभाव क्या पड़ा कि फ्रांस की जो पुरातन व्यवस्था था उसका पूर्णतः अंत हो गया, यानी कि जो राजतंत्र था उसका पूर्णतः अंत हो गया, और यूरोप के अन्य राज्य प्रभावित हुए। फ्रांस की पुरातन व्यवस्था का अंत हो गया, यानी कि राजतंत्र का अंत होकर के लोकतंत्र का क्या हो गया, स्थापना हुआ। ठीक है, यूरोप के अन्य राज्य में अन्य राज्य क्या हुए, प्रभावित हुए, और बोला गया कि नहीं, जब वहाँ का राजा अगर हार सकता है तो हम भी अपने राजा को हरा सकते हैं, जिस कारण से अन्य राज्यों में भी क्या हुए, क्रांति की भावना प्रकट हुई अपने राजा के खिलाफ। ठीक है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है, अब ये इटली और जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, हम लोग पहले उसको जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने मैप पे, जो हमारा मैप है यहाँ पे हम लोग इसको पहले देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फ्रांस में भी आंदोलन हुआ, लुई फिलिप को भगा करके गणतंत्र किया गया और गीजो को गीज करके गणतंत्र किया गया। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा कि इटली और जर्मनी को कैसे ऑस्ट्रिया ने तोड़ दिया था, कई कई भागों में तोड़ दिया था ना। तो जैसे ये देखा कि भैया अब ये आज़ाद हो गया, तो ये कितना सटा हुआ है, इसका राज्य यहाँ पे लग रहा है, देखिए इटली यहाँ तक था, तो इसको तोड़ करके अलग अलग कर देगा था, जिस कारण से कहा कि नहीं, अब हम भी अब आंदोलन करेंगे अपने यहाँ और अपने देश को आज़ाद कराएंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, उनमें एकीकरण की भावना का विकास हुआ। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने जाना जुलाई 1830 की क्रांति, ये हमारा पहला टॉपिक था। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने चार्ल्स दस पॉलीटेक्निक के बारे में हम लोगों ने जाना। ठीक है, फिर उसके बाद 1830 की क्रांति के प्रभाव के बारे में जाना। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने जाना 1848 की क्रांति, जिसमें लुई फिलिप और गीजो के बारे में जाना। ठीक है, और फिर उसका जाना 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा इतना टॉपिक खत्म हो गया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।